वर्मा परिवार में जेठानी, देवरानी, 2 बेटे, पोता और सास रहा करते थे। सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। हर दिन की तरह एक दिन दोनों की सास बहुओं से कहती है, सीमा बहू, ओ सीमा बहू, ज़रा सुनती हो? इधर तो आओ, ज़रा मेरे कमर को मालिश कर दो, कमर बहुत दर्द दे रही है। जी माँ जी, अभी मालिश कर देती हूँ। और बड़ी बहू को बोल मेरे लिए चाय बना दे। उसकी सास बोल ही रही थी तभी बड़ी बहू उसे चाय ला कर देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके बोलने से पहले ही मैंने आपके लिए चाय बना कर रख दी थी। फ़िलहाल तो मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, और प्लीज़ माँ जी, जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाए तो उसे खाना खिला देना। तभी सीमा अंजलि से कहती है, आप परेशान ना हो दीदी, माँ जी की कमर में दर्द है, मैं प्रिंस को खाना खिला दूँगी, आप ऑफ़िस जाओ। ठीक है सीमा, चलती हूँ। इतने में ही गुंजा की पड़ोसन शिल्पा और सुमन गुंजा के घर आती है और बहू को सास की सेवा करते देखकर कहती है, अरे वाह, ज़रा देखो तो सुमन, ये गुंजा की बहू तो बहुत ही अच्छी है, जो अपनी सास की इतनी देखभाल करती है, और सब कितने मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं ना। तूने बिल्कुल सही कहा, और हमारी बहुएं एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल, जो हमेशा मेरे साथ लड़ती है। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। भगवान करे तुम्हारे परिवार को कभी किसी की नज़र ना लगे। अरे ऐसे कैसे नज़र लग जाएगी हमारे परिवार को, हम सब हमेशा मिलजुल कर एक साथ ही रहेंगे। जी माँ जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे परिवार को किसी की नज़र लग ही नहीं सकती, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। गुंजा अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी तभी गुंजा का पोता प्रिंस स्कूल से आता है। अरे अरे, मेरा जिगर का टुकड़ा, स्कूल से आ गया मेरा बच्चा। सीमा, इसे अपने कमरे में ले जा और खाना खिला दे। जी माँ जी। सीमा प्रिंस को खाना खिलाती है। देखते ही देखते अंजलि भी ऑफिस से लौट आती है। माँ जी, अमर और मैं ऑफिस से आ गए हैं, तो चलिए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही फिर से अंजलि अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है और अपनी देवरानी से कहती है, सीमा, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दे, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आऊँगी। जी दीदी, मुझे कुछ सामान चाहिए जो मैं आपको लिस्ट बना कर देती हूँ, आप ले आना। ठीक है, लाओ लिस्ट दे दो। इतना कहकर अंजलि अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अंजलि घर से जैसे ही निकलती है उसकी सास उसे आवाज़ लगाकर कहती है, अंजलि, ओ अंजलि, कहाँ चली गई? दिख ही नहीं रही, ज़रा ऑफिस से आते वक्त मेरी दवाइयाँ ले आना। ओह माँ जी, अंजलि दीदी तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गई। कोई बात नहीं, मैं अभी अंजलि दीदी को कॉल लगाकर कहती हूँ कि आपकी दवाइयाँ भी ले आए। सीमा अंजलि को फ़ोन लगाकर दवा लाने के लिए कहती है। तभी पीछे से आवाज़ लगाकर अमर कहता है, क्या बात है सीमा, तुम किससे फ़ोन पर बात कर रही हो? अमर भैया, मैं अंजलि दीदी से बात कर रही हूँ। ऑफिस से आते वक्त माँ जी के लिए दवा लाने को कह रही थी, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। अच्छा, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, क्या लाना है मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा। और अमर भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोनों के ऑफिस जाने की कुछ ही समय में गुंजा का पोता प्रिंस स्कूल से वापस आता है। दादी, दादी, छोटी माँ से कहो ना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे खाना ला कर दे, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, अभी कहती हूँ। दोपहर का टाइम होता है। अंजलि घर के लिए बस का इंतज़ार कर रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, मुझे तो सीमा ने कुछ सामान लाने को कहा था। खैर छोड़ो, मैं बाद में मंगा कर दे दूँगी, फ़िलहाल तो मैं घर चलती हूँ। अंजलि बस का इंतज़ार कर रही थी कि उसे उसकी फ्रेंड पिंकी मिल जाती है। अरे अंजलि, हाय, हाउ आर यू, कैसी हो? और यहाँ क्या कर रही हो इतनी कड़ी धूप में? अरे पिंकी, कैसी हो तुम, और सब घर पर कैसे हैं? पहले तू बता, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। अरे पिंकी, ये इतनी बड़ी कार तुम्हारी है? इतना कहते ही अंजलि पिंकी की कार में बैठ जाती है और पिंकी अंजलि के सवालों का जवाब देती है। हाँ, मेरी ही है। वो क्या है ना कि मैं घर से परेशान हो गई थी, ये फैमिली की किचकिच से ना मुझे बहुत परेशानी होती थी, तो मैंने उस घर का बंटवारा ही कर दिया। अरे पिंकी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात हो गई थी आखिर? अब देख, आजकल के ज़माने में ना मिला जुला परिवार कभी एक नहीं होता, और रोज़ रोज़ की लड़ाई से अच्छा है कि हम सब अलग हो जाएं। हाँ रे, ये बात तूने बिल्कुल सही की। अब देख ना, जब से ये बंटवारा हुआ है तब से मैं बहुत खुश हूँ, और सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे पति के नाम हो गई है, जिसकी वजह से आज मेरे पति ने ये चमचमाती कार खरीद ली। अच्छा, ये बात है? पिंकी,
ये बंटवारे से इतना बड़ा फ़ायदा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। देख अंजलि, अगर आगे की ज़िंदगी अच्छी जीनी हो ना तो ये परिवार का चक्कर छोड़ दे। ये सारी बातें सुनकर अंजलि अपने परिवार के खिलाफ भड़क जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा क्या, एक बंटवारे से इतने पैसे आ सकते हैं? तो सोचो, मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगी और मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। तभी अचानक अंजलि को पिंकी हिला हिला कर कहने लगती है, अंजलि, अरे अंजलि कहाँ खो गई, क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, तुम यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया। थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। ठीक है अंजलि, बाद में मिलती हूँ। अब मैं भी इस घर का बंटवारा कर दूंगी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बंटवारा कैसे करूं, क्योंकि ना तो घर में कभी लड़ाई हुई ना ही कुछ। एक काम करती हूँ, मैं अमर से बात करती हूँ। घर जाते ही अंजलि अपने रूम में अमर को बुलाकर कहती है, अमर, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना अंजलि, क्या कहना चाहती हो? मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, क्योंकि अब मैं इस फैमिली के साथ एक साथ नहीं रह सकती। मुझे अब अकेले रहना है, तुम, मैं और हमारा बेटा। अरे तुम होश में तो हो, ये क्या बके जा रही हो? आखिर बात क्या है? तुम ऐसा क्यों चाहती हो? अच्छा जी, एक बात बताओ, मैं अगर ये करना चाहती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? तुम नहीं जानते कि इसमें कितने फ़ायदे हैं? अरे ये क्या बोले जा रही हो अंजलि, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर इस घर का बंटवारा हो गया ना तो हमारे पास ढेर सारी गाड़ियाँ होगी, घर होगा। सोचो, अगर ये बंटवारा हो गया तो हम दोनों राज करेंगे, राज। अंजलि अपने पति को भी ऐसी बातें बोलकर कान भर देती है। अब उसका पति अमर भी सोच में पड़ जाता है। अंजलि बिल्कुल सच कह रही है, हो सकता है इस घर का बंटवारा होने के कारण मुझे सब संपत्ति मिल जाए। इतना सोचते ही अमर अंजलि को कहता है, अंजलि देखो, मैं तो अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, पर तुम्हें ही कुछ करना होगा, जैसे कि इस घर में लड़ाई झगड़ा और किचकिच हो, ताकि ये सब बंटवारे का कारण बन सके। आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। और दोनों पति पत्नी मिलकर लड़ाई झगड़े का माहौल बना देते हैं। अगले ही दिन अंजलि सीमा से कहती है, आज संडे है, ज़रा अपने हाथों से कुछ बनाकर अच्छा सा खिलाओ, बहुत दिन हो गए कुछ ढंग का खाया ही नहीं। जी दीदी, अभी सबके लिए कुछ बनाती हूँ। और सीमा सबके लिए छोले भटूरे बना देती है और सबको बाहर बुलाने जाती है। तभी अंजलि किचन में घुसकर सीमा के बने छोले में नमक ज़्यादा डाल देती है। अब आएगा मज़ा, आप देखो मैं लड़ाई का ज़रिया कैसे बनाती हूँ। इतना कहते ही चुपके से अंजलि बाहर निकल जाती है। सीमा, अब खाना खिलाओगी भी या नहीं? जी दीदी, अभी लाई। अरे वाह बहू, आज तो तुमने छोला भटूरा बनाया है, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। सीमा सबके लिए छोला भटूरा परोस देती है। तभी उसकी सास गुंजा छोला भटूरा खाती है, पर खाते ही वो मुंह से निवाला फेंक देती है। अरे यह क्या सीमा बहू, ये कैसा छोला बनाया है, इसमें तो बहुत तेज नमक है। क्या बोला आपने माँ जी, छोले में नमक है? हाय हाय, अच्छा हुआ पता तो चला, वरना मेरे बेटे को भी ये जहरीले छोले भटूरे दे देती। अरे तुम्हें जब बनाना ही नहीं था तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद बना लेती। नहीं नहीं दीदी, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो छोले में स्वाद अनुसार नमक ही डाला था। हाँ सीमा, माँ ने सही कहा, इस छोले में तो बहुत ही नमक है। अरे चुप रहो, मैं देख रही हूँ तुम्हें, बहुत हो गया, अब ये छोले भटूरे तुम ही खाओ। हाँ अंजलि बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम ही खाओ ये छोले भटूरे, हम तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। बेचारी सीमा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो छोले में स्वाद अनुसार नमक डाला था, पर नमक इतना ज़्यादा कैसे हो गया? अगले दिन जब सीमा खाना बनाती है तब अंजलि साइड से घुसकर खाने में नींद की गोलियां मिला देती है और चुपके से निकल जाती है। खाने का टाइम हो चुका है, खाना दे दे, मुझे दवाई भी खानी है। हाँ सीमा, चलो सबको खाना परोस दो। हाँ दीदी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। जैसे ही अंजलि खाना परोसती है, अंजलि फिर से नौटंकी शुरू कर देती है। अरे सीमा, ये क्या, ये सब्जी से तो अजीब गंध आ रही है, जैसे लगता है इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है, और सब्जी में मैं क्या कुछ मिलाऊंगी? अब मुझे पता चला इसमें क्या मिला है। तुमने इस सब्जी में नींद की दवाइयाँ मिला दी है ना? ये क्या बोल रही हो दीदी, मैं नींद की दवाई क्यों मिलाऊंगी? बकवास बंद कर,
कल खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया, आज खाने में नींद की गोलियां मिला दी। मुझे तो समझती क्या है। रुक, मैं अभी जाकर किचन में चेक करती हूँ। अंजलि किचन में जाकर पूरा किचन छानबीन करने के बाद नींद की गोलियां निकाल कर लाती है। ये देखिए माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही थी, ये देखिए नींद की गोलियां। सीमा बहू, क्या ये सच है कि तुम खाने में नींद की गोलियां मिला रही थी? नहीं नहीं माँ जी, ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा भरोसा कीजिए। अच्छा, सोच अगर ये खाना सबने खा लिया होता तो क्या होता। मेरे बेटे की तो तबीयत खराब हो जाती और हम सबकी भी। नहीं नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये नींद की गोलियां कहाँ से कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे मैंने अपनी बहन की तरह माना, लेकिन तेरी हरकतों को देखकर आइंदा तुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा कोई। ये सब देखकर गुंजा को कुछ अटपटा सा लगा। सीमा ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भरोसा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे अंजलि बहू का ही हाथ है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन पर दिन लड़ाई झगड़ा होने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी बहू ने इस घर का बंटवारा करना चाहा। मैं अब इस परिवार में नहीं रह सकती, मुझे बंटवारा चाहिए। रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि बंटवारा हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस घर का बंटवारा कैसे हो सकता है, यह बिल्कुल गलत है। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो, इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। दीदी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, पर इस तरह से घर का बंटवारा मत करवाओ। अरे अमर, तू समझाना अपनी पत्नी को, ऐसा क्यों कर रही है वो? माँ, मैं क्या करूँ, क्या कहूँ मैं। अच्छा, लगता है तू भी यही चाहता है। बंटवारे की बातें हो ही रही थी कि अचानक गुंजा का छोटा बेटा विदेश से वापस आ जाता है और ये सब देखकर कहता है, माँ इस घर में क्या हो रहा है, कोई हमें भी बताएगा। अरे देखना बेटा, ये अंजलि बहू घर का बंटवारा करना चाहती है। नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर बात क्या है। चुप रहिए देवर जी, बस करो ये अपनेपन का दिखावा, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। अच्छा, अगर आपको हम सबके साथ नहीं रहना तो मुझे भी आपके साथ नहीं रहना, ठीक है। अगर आप बंटवारा चाहती है तो अभी हो जाए, वही अच्छा होगा। नहीं नहीं, गुस्से में आकर फैसला गलत हो जाता है, मेरी बात सुनिए, ये बंटवारा मत होने दीजिए। नहीं सीमा, अगर ऐसी बात है तो जो भाभी चाहती है वही होगा, क्योंकि भैया के मुंह से तो एक बार भी मैंने अभी तक नहीं सुना कि ये बंटवारा उन्हें नहीं चाहिए। लगता है उन्हें भी यही मंजूर है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी तुम दोनों को बंटवारा कर देती हूँ। ये सुनकर अंजलि और अमर दोनों मन ही मन खुश होते हैं और इस तरह घर का बंटवारा हो जाता है। अंजलि, अमर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे अपने पोते प्रिंस की आदत हो चुकी है, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मुझे तुम दोनों के साथ ही रहना है। नहीं माँ जी, अगर आप उन दोनों के साथ चली जाएंगी तो हमारे साथ कौन रहेगा, और मेरे तो पति भी विदेश में है, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। हाँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही है माँ, आप ना सीमा राहुल के साथ रहिए, वैसे भी हम दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाएंगे हम। बेचारी गुंजा रोती रोती अपनी छोटी बहू के साथ चली जाती है। देखते ही देखते दिन ऐसे ही जा रहे थे और जितनी भी घर की जिम्मेदारियां थी सब अंजलि के हाथों में चली गई। अब तो मैं आराम से रहूँगी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अब मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। बंटवारे की कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अजी सुनते हो, ज़रा प्रिंस को स्कूल के लिए तैयार कर दो ना, स्कूल जाना है। ओ भगवान, मैं उसे तैयार करूं या मैं खुद को तैयार करूं? मुझे खुद भी तो ऑफिस जाना है, तुम मेरे लिए जल्दी से टिफ़िन पैक कर दो। हाँ हाँ, बहुत आए, टिफ़िन पैक कर दो, जैसे मुझे ऑफिस नहीं जाना। इतने में प्रिंस बोल पड़ता है, माँ मुझे ड्रेस उल्टा पहना दिया, छोटी माँ ऐसे नहीं पहनाती थी। हाँ हाँ, तो जाना अपनी छोटी माँ के पास, मेरे पास क्यों आता है। घर का इतना काम, सुबह उठकर झाड़ू पोछा करो, तुम्हारे पिताजी के लिए टिफिन पैक करके दो, अरे परेशान हो गई हूं मैं। तो ये सब आप ही ने तो किया है। ज्यादा बोलेगा ना तो एक कान के पीछे लगाऊंगी, चुपचाप टिफिन ले और स्कूल जा। प्रिंस की ये बातें सुनकर अंजलि को भी कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा था, शायद मैं ही गलत थी। ऐसे ही रोज अंजलि गुस्से में काम कर लेती, उसे ऑफिस जाने में भी लेट हो जाता, जिसकी वजह से उसे ऑफिस भी छोड़ना पड़ा। हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि मैं बंटवारा ही नहीं होने देती। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया, मुझसे अकेले से तो घर संभाला ही नहीं जा रहा। हाँ, मैंने भी तुम्हारी बातों में आकर इतना बड़ा नुकसान कर दिया,
सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे पास सुकून नहीं है। अब क्या करूं मैं? उनसे कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उधर सीमा और गुंजा दोनों मिलकर बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन गुंजा को प्रिंस की हमेशा याद आती थी। सीमा, क्या प्रिंस ठीक होगा? मुझे ना प्रिंस की बहुत याद आ रही है। हाँ माँ जी, वो ठीक ही होंगे, आप परेशान ना हो। आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है, आप आराम करिए। माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम परेशान ना हो, इससे तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो सकती है। पर मुझे अपने पोते प्रिंस के पास जाना है, मुझे वहाँ ले चलना बेटा। गुंजा प्रिंस को याद करके रो पड़ी और अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गई। बेहोशी में भी वो अपने पोते का नाम ले रही थी। तभी राहुल अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाकर कहता है, अमर भैया, प्लीज़ मेरी बात सुनो। माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, प्लीज़ आप सब यहाँ आ जाओ। माँ प्रिंस को याद करके रो रही थी। क्या क्या कहा तुमने? माँ की तबीयत खराब हो गई है? मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं रहना, माँ का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। अमर, मेरी वजह से आज माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे बहुत अफसोस है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ जी और सीमा से माफ़ी मांग कर रहूँगी। मुझे उनके घर ले चलो। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। और दोनों गुंजा से मिलने के लिए चले जाते हैं। पहुँचते ही अंजलि गुंजा और सीमा से कहती है, माँ जी, सीमा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आज आप सबकी ये हालत हो गई। हाँ माँ, मुझे भी माफ़ कर दो, मेरी भी गलती है। सीमा, माफ़ कर दो मुझे, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। खाने में जो भी मिलावट हुई वो मैंने की थी। कोई बात नहीं दीदी, कम से कम आपको बात समझ में तो आई कि परिवार कितना ज़रूरी होता है। अब मुझे समझ में आ गया, बिन ससुराल और बिन सास के घर नहीं होता। ये सब देखकर गुंजा बहुत खुश हो जाती है। मुझे बस यही चाहिए था कि हम सब साथ रहे। अंत भला तो सब भला। अब धीरे धीरे गुंजा की तबीयत ठीक हो जाती है और दोनों परिवार एक हो जाते हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत कर। अनीता और महेश अपने दोनों बेटों वरुण और गौतम का प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वरुण अपने छोटे भाई को बेटे की तरह प्यार करता है और गौतम अपने बड़े भाई को अपने पिता के समान इज्जत देता है। गौतम, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भैया, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। कैसी बात कर रहे हो तुम मेरे छोटे भाई हो। अगर कोई और भी काम हो ना तो बता देना। कुछ समय बाद वरुण की शादी कामिनी से हो गई। कामिनी का स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए घर के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते हैं। कामिनी के अपने देवर के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। देवर जी, आज खाने में क्या बनाऊं? क्या खाएंगे आप? आप तो कुछ भी बना लो भाभी, मुझे तो आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। गाजर का हलवा खाओगे? भाभी, आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा खाने का मन है? आप मेरे दिल की बात ना यूं समझ जाती हो। यू आर ग्रेट भाभी। अरे रहने दो देवर जी, इतना ज्यादा मक्खन मत लगाओ, बहुत महंगा है। मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ भाभी, सही बोल रहा हूँ। आप और भैया बहुत अच्छे हो, आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप दोनों मेरे लिए श्री राम और सीता मैया से कम नहीं हो। गौतम की बात सुनकर कामिनी की आंख भर आई। एक दिन सभी घर वाले बैठकर चाय पी रहे थे। तब अनीता कहती है, वरुण बेटा, कामिनी बहू, तुम दोनों मेहता जी को तो जानते हो ना? हाँ माँ, वो तो इस शहर के बहुत बड़े अमीर आदमी है, पापा के बचपन के दोस्त भी है ना। हाँ वरुण, उन्हीं की बेटी है निधि। उन्होंने अपनी बेटी के लिए गौतम का रिश्ता मांगा है। अगर तुम सब कहो तो मैं हाँ कर दूं। मैंने उस लड़की को देखा है, बहुत सुंदर है। बाकी गौतम जो कहेगा वही हमारा आखिरी फैसला होगा। गौतम भी शादी के लिए हाँ कर देता है और गौतम की निधि से धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन निधि घर में अकेले नहीं आती, वो अपने साथ बहुत सारा दहेज और उससे भी ज्यादा घमंड लाती है। शादी पर कामिनी निधि को एक साड़ी गिफ्ट करती है और शादी के अगले दिन कामिनी निधि के कमरे में जाती है। निधि, कैसा लग रहा है तुम्हें घर में? नींद तो अच्छे से आ गई ना? कहाँ भाभी, यहाँ तो एसी भी नहीं है। मैं आज ही एसी मंगवा लूंगी, मैं नहीं रह सकती इतनी गर्मी में। तभी कामिनी की नजर उस साड़ी पर गई जो कामिनी ने निधि को गिफ्ट की थी। अरे निधि, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी?
हाँ भाभी। तो तुमने ये साड़ी इस तरह क्यों फेंक दी? इसे संभाल कर रख दो ना। देखो भाभी, मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए हैं, इसलिए मैं ये आपकी सस्ती वाली साड़ी नहीं पहन सकती। आपको पता तो है भाभी मैं किस घर की बेटी हूँ, माफ करना, लेकिन ऐसे कपड़े हमारे घर में नौकर पहनते हैं। निधि, ये क्या कह रही हो? तोहफे का कोई मोल नहीं होता, मैंने बहुत दिल से खरीदी थी। कामिनी को निधि की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो वहां से चली गई। अगले दिन निधि की पहली रसोई थी तो उसने खाना बनाने से मना करते हुए कहा, मैं खाना वाना नहीं बना सकती, मैं इस घर में खाना बनाने थोड़ी ना आई हूँ, और वैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन बहू, ये तो एक रस्म है, ये तो तुम्हें करनी चाहिए। माँ जी, एक बार आपसे बोला ना मुझे खाना बनाना नहीं आता, हमारे घर में नौकर खाना बनाते हैं। तो अपने माँ बाप से बोल देती ना कि इतने सारे दहेज के साथ 2-4 नौकर भी दे देते। भाभी आप बीच में मत बोलो। क्यों बीच में ना बोलूं? तुम्हें रोज रोज खाना बनाकर मैं तो नहीं खिलाऊंगी ना। अगर 4 दिन मैं काम करूंगी तो 1 दिन तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। अरे बहू, तुम दोनों इतनी सी बात पर क्यों लड़ रही हो? चुप हो जाओ। कामिनी बहू, चुप हो जाओ। अगर पड़ोसी सुनेंगे तो कहेंगे कल शादी हुई है और आज लड़ाई भी शुरू हो गई। निधि वहां से चली जाती है तो कामिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी देख लीजिए इस अमीरजादी के रंग ढंग, आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। इस तरह अनीता और महेश के हंसते खेलते घर में नफरत, लड़ाई और परेशानी की शुरुआत हो गई। निधि ने शादी के अगले दिन ही अपने कमरे में एसी लगवा लिया तो कामिनी ने भी अपने कमरे में एसी लगवाने के लिए पति से कहा, निधि ने अपने कमरे में एसी लगवाया है, मैं भी अपने कमरे में एसी लगवाऊंगी। कामिनी, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं अपने कमरे में एसी लगवा सकूं। इस घर का बिजली का बिल आप देते हो ना, देवर जी तो नहीं देते, तो वो एसी लगवा सकते हैं, आप क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है, गौतम की शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया है, अगले महीने ले आऊंगा ना कामिनी। दोनों की बात सुनकर घर के बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। तब गौतम कहता है, भाभी ये क्या कह रही हो आप कि मैं बिजली का बिल नहीं देता? ठीक है, इस महीने से बिजली का बिल आधा आधा कर लेंगे। क्यों देवर जी, आधा आधा क्यों? इतने साल से मेरे पति दे रहे हैं ना, तो 2-4 साल तुम भी तो दे सकते हो। कामिनी, ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। देखो गौतम, अपनी भाभी की बात का बुरा मत मानो, ये गुस्से में है, बस इसीलिए बोल रही है। रहने दो भैया, मुझे पता है ये भाभी ही नहीं आप भी चाहते हो, आपसे बिजली का बिल मैं ही दे दूंगा बस। गौतम ये बोलकर वहां से चला गया। कामिनी ने जिद करके अपने रूम के लिए एसी मंगवा लिया। थोड़े दिन बाद निधि अपने लिए बड़ा सा टीवी मंगवाती है। निधि बहू, घर में एक टीवी है तो सही, तुमने ये दूसरा क्यों मंगवाया? माँ जी, मुझे किसी के साथ टीवी देखना पसंद नहीं है, मुझे अपने कमरे में आराम से टीवी देखना पसंद है, इसलिए मैंने अपना पर्सनल टीवी मंगवा लिया। जब कामिनी को ये बात पता चलती है तो वो सोचती है, इस महारानी को क्या लगता है ये टीवी अपने लिए ले सकती है तो मैं अपना पर्सनल टीवी नहीं ले सकती? अब मैं भी टीवी लेकर आऊंगी। कामिनी भी अपने रूम के लिए निधि से बड़ा टीवी मंगवा लेती है। अब दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं बनती। अपनी पत्नी की वजह से गौतम भी अपने भैया भाभी से उखड़ा हुआ सा रहता है। एक दिन रात को सभी खाना खा रहे थे, तभी निधि कहती है, आज का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना। क्या हुआ भाभी, खाना बनाना भूल गई हो क्या? दूसरों के काम में कमी निकालना बहुत आसान है निधि, तुम तो कभी किचन के दर्शन भी नहीं करती, और मैं खाना बना देती हूँ तो तुम उसमें भी कमी निकालती हो। अपने अमीर बाप से बोलो कि कोई खाना बनाने वाला भी भेज दे। भाभी तमीज से बात करो, तुम तमीज के लायक ही नहीं हो। भाभी निधि ने ऐसा भी क्या बोल दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? आपने आज का खाना सच में अच्छा नहीं बनाया। तुम तो चुप ही रहो जोरू के गुलाम। पहले तो तुम्हें मेरा खाना बहुत अच्छा लगता था, तुम ही बोलते थे भाभी आप कुछ भी बनाती हो तो अच्छा ही बनता है। भाभी मुझसे तमीज से बात करो, ऐसा ना हो कि मैं छोटे बड़े की तमीज भूल जाऊं। चुप हो जाओ गौतम, तुम मेरे सामने मेरी पत्नी की इंसल्ट कर रहे हो। भैया आपकी पत्नी भी मेरी पत्नी की इंसल्ट कर रही है, कोई आरती नहीं उतार रही। पहले आप भाभी को समझाओ, उनके मुंह में जो भी आता है बोल देती है। तुम अपनी भाभी की बात सुन लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। इस तरह दोनों भाइयों में भी लड़ाई हो गई। अब घर में सारा दिन लड़ाई होती रहती है। इस लड़ाई से बचने के लिए वरुण अपने माता पिता से कहता है, माँ, गौतम अब बड़ा हो गया है, वो और उसकी बीवी नहीं चाहते कि हम इस घर में रहे, इसलिए कामिनी और मैं ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बेटा, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे। माँ जी हमें मत रोको, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। इस तरह वरुण और कामिनी घर छोड़कर चले जाते हैं।
फिर निधि गौतम से कहती है, देखा आपने अपने भैया भाभी की चालाकी, चुपचाप घर छोड़कर चले गए और अपने माता पिता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल गए। अरे मेरे माँ बाप के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो हमें अपने घर बुलाते हैं, लेकिन आपकी वजह से मैं उनके घर नहीं जाती। लेकिन अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली, आप कल ही मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तुम ठीक कह रही हो निधि, चलो मैं माँ पापा से बात करता हूँ। अगले दिन गौतम भी अपने माता पिता के पास जाकर कहता है, पापा भैया तो ये घर छोड़कर चले गए, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। अब भैया को वापस बुला लेना, मुझे यकीन है कि उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ से चला गया हूँ तो वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। बूढ़े माँ बाप का सहारा तो बेटे ही होते हैं। वरुण तो चला गया, अब तुम भी जा रहे हो। हम अकेले इस घर में क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? मत जाओ बेटा। आप दोनों तो वैसे भी अपने बड़े बेटे और बहू से ज्यादा प्यार करते हो, आपको हमारी क्या जरूरत। चलो गौतम, हमें देर हो रही है, मॉम डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। गौतम और निधि भी वहां से चले जाते हैं। महेश और अनीता का हंसता खेलता घर उजड़ जाता है। वो अपने घर में अकेले रह जाते हैं।